तो देखो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का एक कुछ टर्म बचा हुआ था वो यूज करेंगे, जैसे फॉर्मेलिटी था, डेमल था, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मेलिटी क्या है, तो फॉर्मेलिटी है इट इज द फॉर्मूला वेट इन ग्राम डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला वेट, वहां पे मैं क्या लिखता था, मोल्स, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, किसका होगा, सॉल्यूट का। तो फॉर्मूला वेट वहां पे क्या लिखते थे, अगर तुम ग्राम वेट लिखते थे या ग्राम एटॉमिक मास लिखते थे, ये सब लिखते थे, तो उसको उसका मतलब क्या होता था, मोल होता था। तो यहाँ पे मोल के टर्म पे हम क्या यूज किए हैं, ये यूज किए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वेट इन ग्राम, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट को मैंने हमेशा ए कंसीडर किया है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको क्या लिख सकते हो और फॉर्मूला, जैसे उसमें होता था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को ए मैंने कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा यहाँ पे, वहां पे मोलर मास था, यहाँ पे फॉर्मूला मास होगा, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला मास अगर हट के मोलर मास हो जाए तो पूरा एकदम मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स होता है तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो मोलरिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं, फॉर्मेलिटी को मैं एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये ml होगा तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं लिख दे रहा हूं कि इफ फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी, समझ में आ गया, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी। और जो फॉर्मेलिटी होता है ये बस किसके लिए होता है, फॉर्मेलिटी इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड, किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए इसलिए होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कोई डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें सब दिखता नहीं है मॉलिक्यूल की, ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वो क्या होते हैं, एक क्रिस्टल में होते हैं। तो क्रिस्टल में बहुत सारे सोडियम बहुत सारे क्लोरीन आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। जो होता है क्रिस्टल उसमें बहुत सारे हो सकते हैं सोडियम और क्लोरीन, जैसे NaCl का ही देख लो, NaCl का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्लोरीन 6 सोडियम आयन से क्या होता है, घिरा हुआ आता है, मतलब उसके सराउंड में क्या होते हैं, 6 सोडियम आयन होते हैं, और एक सोडियम जो होता है वो 6 क्लोरीन से सराउंड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पूरा तो लिख नहीं रहे, 6 सोडियम का तो वो यहाँ पे वेट नहीं लिखते हैं, और 6 क्लोरीन का तो वेट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, जनरली सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं डायरेक्ट, हाँ सर यही फॉर्मूला मास है, ठीक है ना। तो आयनिक क्रिस्टल में जैसे फॉर्मूला लिखते हो उसी का जो मास निकालोगे वही क्या होगा, हमारा फॉर्मूला मास, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला मास मोलर मास दोनों सेम है तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी, ये फॉर्मूला मास हो गया NaCl का, ठीक है। जैसे आयनिक कंपाउंड में जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल हैं फॉर्मूला मास के, क्योंकि ये सभी आयनिक कंपाउंड है। अब देखो एक और कंसंट्रेशन टर्म है डीमल, क्या है, डीमल क्या होता है, वैसे ये सब कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन बस मैं बता दे रहा हूं।
अब देखो डीमल क्या, डीमल भी मोलैरिटी ही है, डीमल क्या है, मोलैरिटी ही है। तो इसको लिखोगे डीमल इज मोलर कंसंट्रेशन। क्या है ये, मोलैरिटी, मोलैरिटी को मोलर लिखते थे ना, मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन ये फिक्स है, किस पे होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलैरिटी होगी वही हमारा क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मतलब ऐसे क्या लिख सकते हो, अगर 1 डीमल तुमको दिया है तो क्या लिखोगे, 1 डीमल का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। यह लिखोगे कि नहीं, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो पूरा मोलैरिटी का ही टर्म लिख दिया यहां तक, ये पूरा मोलैरिटी का ही टर्म है। अगर 1 मोलैरिटी दिया हुआ था, अगर ऐसा दिया होता 1 मोलर तो भी तुम यही लिखते, लेकिन अगर 1 डीमल लिया है तो एक चीज बस ऐड हो जाएगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी। बताओ सॉल्युबिलिटी क्या है। अरे कोई भी चीज सॉल्युबल कब होगा, लिक्विड में। यहां पे सॉल्यूशन पड़ रहा है तो हम लिक्विड से ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो लिक्विड यहां पे देखो, लिक्विड में एक बार सॉलिड को डिसॉल्व करोगे, लिक्विड में एक बार गैस को डिसॉल्व करोगे। लिक्विड लिक्विड तो डिसॉल्व हो ही जाते हैं, वो तो डिसॉल्व ही है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करना है, लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना है, इसकी बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले चलिए उसको देखते हैं। पहले किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी को ही हम लोग लिखेंगे। चलो लिखते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solute, given amount of solvent, solute तो ले लिए ना, अब solvent में ही डिजोल्व करोगे। तो given amount of solvent अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी। मीन्स इसका मतलब समझो क्या है, मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, सपोज करो वाटर ही है, ठीक है, मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर, इसमें हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं। इसमें जब सॉल्यूट डिजॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं आएगा, कंडीशन ऐसा आएगा कि सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। तो वो जो कंडीशन होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी हो गई। मतलब इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी यही है, अब वो सॉल्युबल नहीं हो सकता। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जनरली हम जो लेते हैं सॉल्युबिलिटी को, हम सॉल्वेंट 100 ग्राम ही कंसीडर करते हैं जनरली, ठीक है ना। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी जनरली। लेकिन तुमको दे दिया कि 50 ग्राम में कितना होगा, तो ये सब निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी। आओ देखते हैं सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो लिखो, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन
किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सॉल्युबल होना चाहिए। तो सॉल्युबल कब होगा? जब पोलर मॉलिक्यूल पोलर के साथ मिलेगा, ठीक है ना। मींस क्या कह सकते हैं? लाइक डिजॉल्व लाइक बोल सकते हैं कि नहीं? लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होगा। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के साथ ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। अब देखो, जैसे इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेप्थलीन, जो नेप्थलीन होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नेप्थलीन नॉन पोलर होता है, उसको वाटर में डिजॉल्व करो, डिजॉल्व होगा ही नहीं। नेप्थलीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है, उसको वाटर में डिजॉल्व करोगे नहीं होगा। लेकिन अगर इसको बेंजीन में डिजॉल्व कर दोगे तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। तो बेंजीन भी क्या है? बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जल्दी डिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये सभी क्या है? सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है। वो एक्वस पोलर फॉर्म है क्योंकि एक आयन कैटायन एक एनायन, तो पोल है तो पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या है? H2O में जाते ही वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? पोलर अगर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं। जनरली ये जितना भी मैं कंडीशन लिख रहा हूं ये सब जनरल कंडीशन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन किसका? अब ये डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा तब जब वो उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस, यहां पे लिख दोगे, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या हो? एंडोथर्मिक हो। जब एंडोथर्मिक, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़े थे तुम लोग इक्विलिब्रियम में, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको टेम्परेचर दिया जाए तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कराने के लिए क्या करोगे? सॉल्युबिलिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगा? अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको टेम्परेचर की जरूरत है, टेम्परेचर दोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा? टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए कि कब एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। अब है नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। प्रेशर है तो जनरली क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ध्यान दो, प्रेशर के टर्म में मैं बता रहा हूं, प्रेशर डिपेंडेंस थर्ड वाला। तो जो प्रेशर डिपेंडेंस है, एक बात बताओ, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे सॉलिड है, इस पे प्रेशर लगाओ, इसके शेप में थोड़ी कोई चेंज आएगा, ठीक है ना। ये सॉल्युबल थोड़ी होगा। सॉलिड और लिक्विड पे कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये हाईली इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जब कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा तो डिजोल्व करने का चाहिए, उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉलिड और लिक्विड में। लेकिन अगर गैस है, गैस को तुम लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो
तो प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चलो इस सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में समझ गए। अब सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, solubility of solid particles in liquid। ठीक है, तो सॉलिड को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि पोलर सॉल्यूट जो होगा वो पोलर में डिजोल्व होगा, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, ये सब तो पार्ट समझ गया तुम लोग। एक बात इसमें और है, क्या है वो समझो। सपोज करो मेरे पास सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड किए जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व होना बंद हो गया। तो जब डिजोल्व होना बंद हो गया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब वो डिजोल्व नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, कैन बी डिजोल्व्ड at a condition of temperature and pressure। ठीक है, एक कंडीशन पे हमारा सॉल्यूट अब डिजोल्व नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुम लोग लिखोगे कि नो मोर सॉल्यूट, कि और सॉल्यूट को अब हम डिजोल्व नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, उसको भी मैं अभी जस्ट एक एक करके बता रहा हूं, डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है। होता क्या है मैं बता दे रहा हूं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड एक एक करके मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जो सैचुरेटेड होता है इसका मतलब मैंने अभी बता दिया कि उसकी लास्ट लिमिट है कि नहीं, अब सॉल्वेंट में मतलब बी में जो ए पार्टिकल आ रहा है वो अब डिजोल्व नहीं होगा। मींस जब तक डिजोल्व हो गया उसमें अब एक भी पार्टिकल डालोगे तो वो वैसे का वैसे ही दिखेगा, अब डिजोल्व नहीं होगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, और सॉल्यूट हमारा डिजोल्व हो सकता है। अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना, मतलब हमारा ये जो सॉल्वेंट है बी, इसमें ए के मॉलिक्यूल और डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन सुपर सैचुरेटेड मींस इसमें क्या होगा? सॉल्यूट ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? सैचुरेटेड से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल दिखेंगे क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं होगा, सैचुरेटेड से ऊपर हो गया। सुपर सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसमें अब कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा और हम सॉल्यूट ऐड कर दिए तो क्या होगा? वो कंडीशन कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड जो कंडीशन आता है कि अब कोई भी सॉल्यूट एक्स्ट्रा और डालोगे तो वो सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, जितना डिजोल्व होगा उतना फिर से फॉर्म हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा जब कंडीशन आता है उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जितना बन रहा है उतना ही हमारा डिजोल्व हो रहा है। मींस जितना सॉल्यूट हम एक्स्ट्रा डाले हैं वो सॉल्यूट हमको दिखेगा ही। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा तीनों कंडीशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। डिजोल्यूशन क्या होता है ये तो पता ही है। सॉल्यूट को डिजोल्व करने की प्रॉपर्टी ही क्या होता है? डिजोल्यूशन, सॉल्वेंट में, ठीक है ना। कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना बढ़ रही है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन।
चलो ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन। अब एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन वही प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया सुपर सैचुरेटेड में, कि क्या होता है जब एक बना ही लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ये देखो ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, इसमें ए के पार्टिकल छोटे छोटे आएंगे जो डिजॉल्व हो चुके हैं, और सुपर सैचुरेटेड मीन्स क्या हुआ कि एक्स्ट्रा हमने और डाल दिया। जब एक्स्ट्रा डालोगे तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर जो डिजॉल्व हुए रहेंगे वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इस सॉलिड पार्टिकल से जो एक्स्ट्रा मैंने डाला है उससे कोलाइड करेंगे, तो जो सॉलिड पार्टिकल डाला हुआ है वो डिजॉल्व भी होना, क्या होगा, डिजॉल्व भी होगा, लेकिन कुछ इसमें से फॉर्म भी हो जाएगा, क्योंकि अब तो एक्स्ट्रा तो डिजॉल्व हो नहीं सकता है, तो जो हमारा डिजॉल्व हो चुका था वो फिर से ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, कि मतलब उसमें से क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? तो क्रिस्टलाइजेशन और मतलब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस अगर साथ साथ हो, सेम रेट से हो, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट से हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड at the same rate of dissolution process and crystallization process occur। मतलब dissolution process, और यहां पे लिख देना कि dissolution process और क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये सुपर सैचुरेटेड में होगा, इसमें जो होगा ये सेम रेट से हो। किस रेट से? अगर सेम रेट से हो तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन है। चलो अब इस पे डिपेंड क्या क्या करता है वो देखेंगे। मैंने क्या लिखा है, सॉलिड, इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट थोड़ा पड़ता भी है, लेकिन सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो मैंने इसके पहले ही बता दिया है, टेम्परेचर इफेक्ट मैंने पहले ही लिखा दिया है। क्या लिखाया है टेम्परेचर इफेक्ट में, कि अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देना डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक है। जब एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, देना पड़ेगा, किसके लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर यही एक्सोथर्मिक हो तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए।